हर क्लास 9th and 11th चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों हैव अ नाइस डे। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए कंबाइंड है। क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में चैप्टर है मोशन, गति। बच्चों मोशन में गति के समीकरणों के विषय में अध्ययन करते हैं। गैलीलियो ने गति के विषय में निम्न 3 समीकरण प्रतिपादित किए। उस विषय में बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ए क्वेश्चन ऑफ मोशन, गति के समीकरणों पर आज चर्चा होगी, डिस्कस होगी। तो ए क्वेश्चन ऑफ मोशन देखते हैं बच्चों क्या होता है। ए क्वेश्चन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो बेटा गति के समीकरण, गति के समीकरण है क्या जी, पहले ये जान लें हम लोग। ए क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या चीज है। ए क्वेश्चन ऑफ मोशन, तो ए क्वेश्चन ऑफ मोशन यहां पर बेटा 5 राशियां होती हैं, है ना। 5 पांडव हैं, आप इसको याद रखिएगा कौन कौन से, है ना। जब मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से नियत त्वरण a, फिक्स्ड एक्सीलरेशन। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से नियत त्वरण a के अंतर्गत गतिमान होती है या गति करती है, गतिमान होती है तथा t समय में s विस्थापन तय करके अंतिम वेग, बच्चों ध्यान से देखें, अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। तो यहां पर बच्चों टॉपिक क्या है कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से, पहली क्वांटिटी है हमारी प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक किसी भी वस्तु के प्रारंभिक वेग से, जिस वेग से वो गतिमान होती है, गति करना प्रारंभ करती है, उस वेग को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। और अगर उसमें बल लगाया गया है, जैसे किसी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो हम किक मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जब बल लगाते हैं तो बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो अगर किसी भी वस्तु को दिया गया त्वरण बल द्वारा, अगर किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को। हाँ, कि एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तुम कह सकते हैं जल्दी से शॉर्टकट में कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के एकांक समय में, किसी वस्तु में एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। कि अगर एकांक समय में, इकाई समय में, 1 सेकंड में किसी वस्तु के वेग में अगर वृद्धि होती है तो इसको हम त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। और अगर प्रति एकांक समय में 1 सेकंड में किसी वस्तु के वेग में जितनी कमी होती है तो इसको भी त्वरण कहा जाता है। कि ऋणात्मक त्वरण होता है, इसको रिटार्डेशन, मंदन भी कहा जाता है। तो एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि या अथवा कमी, किसी वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि अथवा कमी, दोनों बातें हो सकती हैं, है ना। कि एकांक समय में प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में किसी वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि, कितनी वृद्धि होती है अथवा कितनी कमी होती है, इस बात को ही त्वरण कहा जाता है। ठीक है। तो अगर कोई वस्तु नियत त्वरण a के अंतर्गत गतिमान होती है तथा t समय में
कुछ दूरी चलती है s विस्थापन तय करके अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर देखें 5 राशियां हो गई, प्रारंभिक वेग u, नियत त्वरण a, 2 राशियां हो गई है ना, तथा समय t, विस्थापन s और अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्रारंभिक वेग u से अगर इसमें फोर्स अप्लाई किया गया और या पहले से ही मान लीजिए इंजन स्टार्ट है, गाड़ी चल रही है, तो जितने वेग से वो गति प्रारंभ कर रही है ना, पहले से ही मतलब इतने वेग से वो गति उसने स्टार्ट ही की। जब वो वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो प्रारंभ में उसका वेग है ही, ठीक है, क्योंकि अगर वस्तु पहले से विरामावस्था में है फिर हम बल लगाते हैं, तो अगर वो पहले से विरामावस्था में है तब उसके प्रारंभिक वेग को u बराबर 0 लिखा जाता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है, पहले से वो विराम में है फिर उसमें बल लगाया गया फिर उसने गति स्टार्ट की, तो अगर पहले से विराम में है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लिखा जाता है। किंतु अगर हम उस वस्तु की बात कर रहे हैं जो वस्तु ऑलरेडी पहले से ही क्या है, गति कर रही है, गतिमान है, तो उसका अपना कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग पहले से है, ठीक है। तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग u है, वो u वेग से ऑलरेडी पहले से गति कर रही है और फिर इसमें अगर बल अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाइड होता है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई नियत त्वरण है तो नियत त्वरण a के अंतर्गत अगर यह वस्तु यहाँ से यहाँ तक s दूरी विस्थापन करके पहुंचती है और उस दौरान लगा हुआ अगर समय अंतराल t है तो t समय में यदि वस्तु अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है तो इस है ना, तो अगर कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से पहले से गति कर रही है और उसमें एक फिक्सेशन नेट एक्सीलरेशन काम कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हुआ है या फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जिससे एक नियत त्वरण बन रहा है कि 1 सेकंड में जो वेग में वृद्धि हो रही है वो प्रति सेकंड में उतनी ही वेग वृद्धि होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है नियत त्वरण का मतलब है कि अगर 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ता है तो फिर हर 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का ही वेग बढ़ेगा, अर्थात प्रति सेकंड होने वाले वेग में वृद्धि एक समान अगर है ना, तो त्वरण एक समान कहलाता है, नियत त्वरण कहलाता है। तो नियत त्वरण a के अंतर्गत यदि वह वस्तु t समय में s दूरी तय करती है और यहाँ पहुंच जाती है, तो मान लेते हैं माना यहाँ पर वस्तु का वेग कैलकुलेट किया गया t समय के बाद, तो कुछ वेग बढ़ गया, तो बढ़ करके जो वेग नया प्राप्त हुआ वह नया वेग क्या कहलाएगा, आपका अंतिम वेग कहलाता है। तो यदि अंतिम वेग v है तो इन 5 राशियां हो गई बेटा, यहाँ पर इन 5 राशियों के बीच जो रिलेशन होगा, इन 5 राशियों के बीच जो संबंध होगा, उन संबंधों को ही क्या कहा जाता है, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। इन 5 राशियों को याद करने के लिए हम याद रखेंगे क्या, उत्सव, क्या याद रखेंगे, उत्सव, हाँ उत्सव में, ठीक है। इन 5 राशियों में ये 5 पांडव हैं उत्सव, ठीक है। इन उत्सव के बीच जो रिलेशन है, आपस में जो संबंध है, उन संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, गति के समीकरण कहते हैं। तो ये 5 राशियां कौन कौन सी हैं, प्रारंभिक वेग u, t समय, s विस्थापन, a नियत त्वरण और v क्या है, अंतिम वेग। इन 5 राशियों में संबंध होते हैं क्रमशः v u + at, गति का पहला समीकरण है ना, v = u + at। दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। और तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। बच्चों पहला दूसरा तीसरा समीकरण तो याद कर लेंगे आप, है ना, किंतु कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो पहला समीकरण है ये क्या है, तो ये पहला जो समीकरण है ये वेग समय संबंध है। ये क्या है, इसमें वेग है और t क्या है, समय, क्योंकि त्वरण तो नियत पहले बता दिया गया, तो वेग और समय के बीच का संबंध है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेग समय संबंध। ये भी याद रखेंगे आप कि ये वेग समय संबंध है, ठीक है। और ये क्या चीज है बेटा, इसमें दिए गए समय में विस्थापन तय किया जा रहा है, तो ये विस्थापन समय संबंध हो गया, विस्थापन समय संबंध।
और जो तीसरा आपका समीकरण होता है ये वेग विस्थापन, इसमें वेग के साथ क्या है विस्थापन, क्योंकि मैंने कहा ना त्वरण तो ऑलरेडी नियत है ना, तो मेनली क्या और क्या है यहाँ पर वेग है और क्या है विस्थापन है। तो इसको याद करने का ये ट्रिक है कि यहाँ पर आपको समीकरण में देखना है कि त्वरण तो ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट है, नियत है, तो अदरवाइज और जो क्वांटिटी है कौन कौन सी है वेग और विस्थापन है। तो जो गति का तीसरा, क्योंकि कभी कभी जब ये लिख के आ जाता है कि गति के समीकरण का वेग विस्थापन समीकरण लिखिए, तो अब आप सोचेंगे कि सर ने तो बताया था गति के 3 समीकरण, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, नाम तो वहां पर कुछ स्पष्ट नहीं किए गए, तो नाम क्या है, नाम भी आपको याद रखना है कि ये जो गति का तीसरा समीकरण है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेग विस्थापन समीकरण। तो ये गति का तीसरा समीकरण वेग विस्थापन समीकरण है। जो दूसरा है उसमें विस्थापन और क्या है समय के साथ विस्थापन को देखा जा रहा है, तो विस्थापन समय समीकरण है, विस्थापन समय समीकरण माने द्वितीय समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण वेग विस्थापन समीकरण माने तृतीय समीकरण। बच्चों इसको बहुत ध्यान से याद रखना कि वेग विस्थापन समीकरण माने तृतीय समीकरण लिखना है, विस्थापन समय संबंध विस्थापन समय समीकरण माने द्वितीय समीकरण लिखना है, और वेग समय संबंध वेग और समय के साथ क्या रिलेशन है वो प्रथम समीकरण होता है ना। तो आपको प्रथम द्वितीय तृतीय तो याद कर लेना है, ये भी साथ में याद रखना है, क्योंकि जब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो लड़के को पता नहीं चलता कि कौन सा समीकरण लिखना है ना। क्यों? क्योंकि उसने तो पढ़ा था पहला दूसरा तीसरा समीकरण, तो भी कैसे काम चलेगा, इसलिए इन बातों को भी बच्चों याद रखना है। ठीक, अब हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं कि इन समीकरणों की स्थापना कैसे हुई, ये समीकरण बने कैसे। तो इन समीकरणों की ग्राफी विधि की हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, तो यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है तो देखें ये आपकी x अक्ष हो गई और ये y अक्ष हो गई बच्चों, ये x अक्ष और y अक्ष, इसमें कोई वस्तु प्रारंभ से ही u वेग से क्या है गतिमान है, तो इसका देखें अगर y अक्ष वेग को प्रदर्शित करती है, y अक्ष में क्या प्रदर्शित किया जाए वेग वेलोसिटी प्रदर्शित किया जाए, अगर y अक्ष में वेग को प्रदर्शित किया जाए और x अक्ष में समय t को प्रदर्शित किया जाए है ना, तो x अक्ष में समय t को प्रदर्शित किया जाए, y अक्ष में वेग को प्रदर्शित किया जाए, तो इस प्रकार यहाँ जो ग्राफ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे vt ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, इसको कहेंगे vt ग्राफ। vt ग्राफ माने वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से, मतलब पहले से ही उसका वेग u है, तो प्रारंभिक वेग u से अगर गति करती है तो इसका मतलब वो 0 से तो चलेगी नहीं, 0,0 ओरिजिन है। अगर प्रारंभ में उसका वेग 0 हो अर्थात वस्तु विरामावस्था में हो तो फिर हम ग्राफ यहां से बनाएंगे, किंतु अगर प्रारंभ में इसके पास कुछ वेग है, मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड 3 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो अगर प्रारंभ में उसका कुछ वेग है तो उसका कुछ ये वेग वाली लाइन में कुछ यहाँ पर वेग हम दिखाएंगे। तो मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, तो कहां से चलेगी पॉइंट a से, मतलब ओरिजिन से कुछ ऊपर। तो कोई वस्तु किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग माना u है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग u है अर्थात वो पॉइंट a से गति करना प्रारंभ करती है, और कितने समय तक गति करती है नियत त्वरण a के अंतर्गत, नियत त्वरण a के अंतर्गत। यहां से देखें, यहां से वेग का कैलकुलेशन y अक्ष में और समय का कैलकुलेशन x अक्ष में करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, तो वो पॉइंट a से प्रारंभ से पहले ही कुछ वेग है, तो वो पॉइंट a से गति करना प्रारंभ, पॉइंट A से यहाँ पर हम गति दिखाएंगे कि पॉइंट A से यहाँ गति को प्रदर्शित किया जा रहा है कि पॉइंट A से वस्तु की गति का कैलकुलेशन होगा, है ना। गति का कैलकुलेशन कहाँ से होगा, बिंदु A से किया जाएगा, ओरिजिन से नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, वस्तु विरामावस्था से नहीं चल रही, वस्तु में ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ वेग है, तो उसको हम y अक्ष में कुछ वेग पहले से दिखाएंगे। बात समझ आ गई। तो वस्तु माना प्रारंभिक वेग u से गतिमान है कितने समय तक, t समय तक। अब यहाँ से t समय तक वो गति करती है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल कितना है, t है। वस्तु t समय तक गति करती है किसके अंतर्गत, नियत त्वरण के अंतर्गत। तो जो नियत त्वरण है, तो नियत त्वरण कैसे बनाएंगे, तो नियत त्वरण का मतलब है जो वेग समय ग्राफ है vt
ग्राफ है इसमें एक सरल रेखा ढाल बनाएंगे, एक सरल रेखा बनाएंगे कि वस्तु नियत त्वरण A के अंतर्गत ये त्वरण को प्रदर्शित करती है। जो VT ग्राफ की ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो वस्तु प्रारंभिक वेग u से नियत त्वरण A के अंतर्गत t समय तक क्या करती है? गति करती है। और जब t समय तक गति करती है तो ये वस्तु जब यहाँ पहुंच गई बेटा, है ना, तो यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक का वेग u था, अब ये वस्तु गति करके कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। तब माना इसका अंतिम वेग यहाँ पर कितना हो जाता है? तब माना इसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का वेग का जो कैलकुलेशन y अक्ष में करेंगे वो वेग v हो जाता है, ठीक है, और ये वेग क्या है? u है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला देंगे। पॉइंट A हो गया, इसको पॉइंट B मान लेते हैं, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D, और ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको O मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक का वेग u प्रदर्शित करता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वेग v को प्रदर्शित करता है। तो अगर इस पूरे वेग v में से इतना वेग अगर ये u है तो ये चूंकि आयत बन गया तो ये भी u होगा, ठीक है। तो अगर इस v में से हम u घटा दें तो इतना जो वेग है, इतना ये जो वेग है आपका bc, ये क्या हो जाएगा? v माइनस u। यही हुआ वेग में परिवर्तन। तो त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर कैसे? किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण किसे कहा जाता है? वेग परिवर्तन की समय दर को, है ना, कि वेग परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ली जाए? समय के सापेक्ष ली जाए, है ना। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा? वेग परिवर्तन, और चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का समय t, अर्थात इसके समांतर ये भी समय क्या हो गया? t। तो इस प्रकार जो वस्तु का त्वरण होगा ये इस ग्राफ की ढाल को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु का त्वरण बच्चों, वस्तु का त्वरण A बराबर ग्राफ की ढाल। ढाल का मतलब क्या होता है? ढाल का मतलब प्रवणता tan थीटा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो कक्षा 11 के जो बच्चे हैं वो तो जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां से आप क्या लिख दोगे? BC, ये यहां से यहां तक की दूरी ये हो गई BC, है ना, अपॉन AC। और कक्षा जो 9th के बच्चे हैं वो tan थीटा ना लिखें, सीधा डायरेक्ट लिख देंगे वस्तु का त्वरण A बराबर ग्राफ की ढाल बराबर BC अपॉन AC, डायरेक्ट लिख देंगे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कक्षा 9 वाले के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पर v माइनस u अपॉन t, ठीक, ये a बराबर आ गया। तो a बराबर v माइनस u अपॉन t हो गया। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल गया क्या? तिरछा गुणा लगा लीजिए, v माइनस u इक्वल टू at, तो v इक्वल टू u प्लस at। ये हो गया आपका गति का प्रथम समीकरण। तो पहला समीकरण आ गया गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? गति के प्रथम समीकरण को बोलते हैं वेग समय संबंध। क्या बोलते हैं? वेग समय संबंध, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे में आ जाइए। दूसरा क्या है? अब यहां पर जो दूरी तय की गई, दूरी क्या तय की गई कि वस्तु यहां से करके यहां पहुंच गई। तो अब ये जो ग्राफ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसी को हम ग्राफ कहते हैं। और ये ग्राफ और जो एक्स अक्ष है इसके बीच ये जितना भी एरिया, ये एरिया जो घेरा जाता है, ये घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। फिर से ध्यान से सुनना कि ये जो पॉइंट A से गति होते हुए कहां तक पहुंच बनी? पॉइंट B तक। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा ये क्या कहलाती है? ग्राफ कहलाती है। तो VT जो ग्राफ है, ये जो AB ग्राफ है, AB ग्राफ और जो समय अक्ष है, ये समय अक्ष के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इनके बीच का जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, वस्तु द्वारा तय विस्थापन S बराबर, है ना, ग्राफ की जो ढाल है ना, या सीधा बोल सकते हो ग्राफ AB
ग्राफ AB व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो S इक्वल टू, अब यह क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल आप कैसे निकाल पाओगे? देखो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों आप यहाँ पर देखें जरा ध्यान से कि यहाँ पर जो एरिया बनाया गया ये इतना नीले कलर से जो हमने दिखाया है, ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास देखो OA ये इतना OACD ये आयत है, तो आप लिख सकते हो कि एरिया OACD है ना, आयत का क्षेत्रफल और प्लस ऊपर क्या बना ये ABC, ये आपका त्रिभुज बन गया है ना। क्यों भाई? तो एरिया त्रिभुज ABC, इन दोनों के क्षेत्रफलों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो दोनों के क्षेत्रफल अगर आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? S इक्वल टू एरिया, तो एरिया OACD क्या चीज है? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई ये किसके बराबर है आपकी? ये समय अक्ष ली गई थी, ये लंबाई है समय t के बराबर है ना, और ये कितना है? वेग u के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई ut प्लस इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार t और इनटू ऊंचाई, ये इतनी ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी हो गई? v माइनस u। यहां तक समझ में आ गया? अब गति के प्रथम समीकरण से आप v का मान रख सकते हो। v इक्वल टू क्या है? u प्लस at। तो यहां पर आप मान रख देंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू t। v के प्लेस में v गति का प्रथम समीकरण आप लोगों ने पहले ही प्राप्त किया है, गति के प्रथम समीकरण में मिला v इक्वल टू u प्लस at है ना। तो चूंकि हमको पहले से पता होता है क्या कि गति के द्वितीय समीकरण में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें कौन सी राशि नहीं है? अंतिम वेग v नहीं है। तो v को क्या करना है? रिप्लेस करना है, उसका मान रखना है। तो अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा? u प्लस at। तो अंतिम वेग v के जगह में हम क्या रख देंगे? u प्लस at रख देंगे। तो अंतिम वेग v के स्थान पर यहाँ रख देंगे u प्लस at माइनस u। तो देखिए बच्चों, u से माइनस u कैंसिल हो गया और ये द्वितीय समीकरण आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका द्वितीय समीकरण मिल गया, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्थापन समय संबंध। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरा समीकरण निकालने के लिए आप पुनः चाहो तो इसी का यूज कर सकते हो, इसी का फिर से कैसे इसका यूज करेंगे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको। तीसरे समीकरण को जानने के लिए देखें, दो समीकरण आपके हो गए। तीसरे समीकरण को जानने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पुनः इसी बात को यूज कर सकते हैं कि वस्तु द्वारा जो तय विस्थापन है वो ग्राफ व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल होता है। अर्थात इस क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट? तो डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए हम इसको साफ कर देते हैं। इधर देख लीजिए, तीसरे समीकरण के लिए पुनः s बराबर जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? पुनः s बराबर, यही बात आप फिर से लिख सकते हो, ग्राफ AB व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो ग्राफ AB व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल s इक्वल टू, अब डायरेक्ट निकाल दें तो डायरेक्ट एरिया अगर निकालना सीधे तो अब देखें, पहले जब दूसरा समीकरण प्राप्त करना है तो एरिया में निकाला आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जब डायरेक्ट आप एरिया निकाल दोगे तो डायरेक्ट इस आकृति को हम देखो कहते हैं ये दो समांतर भुजाएं हो गई और ये उनके बीच की लंबवत दूरी हो गई। तो पूरे को अगर हम इसको ध्यान न दें, है ना, इसको ध्यान न दें तो देखें ये जो हमारी पूरी आकृति बनी, इस तरह की जो आकृति है ये पूरी, इसको हम क्या कहेंगे? समलंब कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? s बराबर समलंब OABD का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, है ना। इसके OA के समांतर कौन सी भुजा है? ये भुजा BD भुजा,
तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा ये हो गई OAU और इसके समांतर भुजा कौन सी हो गई BD। तो पूरी जो BD भुजा है ये किसके बराबर थी, ये BD भुजा बराबर है B के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग। याद रखिएगा समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब OABD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग U प्लस V इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी T। ठीक, तो S इक्वल टू हाफ U प्लस V। अब देखिए हम लोगों ने प्रथम समीकरण में प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था प्रथम समीकरण में, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T प्राप्त किया। तो यहाँ से T बराबर क्या मिल जाएगा, T को अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। तो T के प्लेस में हम ये लिख सकते हैं क्या, V माइनस U अपॉन A लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात कहाँ से मिली आपको, पहला जो समीकरण आपने निकाला था त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो A इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ से T इक्वल टू क्या मिल जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस, T इधर ले गए तो T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। तो T के प्लेस में क्या लिख सकते हो, V माइनस U अपॉन A। तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर U प्लस V और V माइनस U, मतलब V माइनस U और V प्लस U, ये हो गया A माइनस B A प्लस B। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा आइडेंटिटी, A माइनस B A प्लस B, तो A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज अगर हम यहाँ पर करें तो V माइनस U इंटू V प्लस U, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और अपान में 2 इंटू A 2A। तो ये आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो ये गति का तीसरा समीकरण मिल गया आपको, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये गति का तीसरा समीकरण बच्चों मिल गया। तो इस प्रकार से गति का पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण हम लोगों ने आज सीखा। आप भी ध्यान से याद रखेंगे कि गति का पहला समीकरण मतलब वेग समय संबंध, गति का दूसरा समीकरण माने विस्थापन समय संबंध और गति का तीसरा समीकरण माने वेग विस्थापन संबंध। गति का पहला समीकरण वेग समय संबंध, गति का दूसरा समीकरण माने विस्थापन समय संबंध और गति का तीसरा समीकरण वेग विस्थापन संबंध। इस प्रकार से गति के तीनों समीकरणों को बच्चों आज हम लोगों ने सीखा। आज की क्लास में केवल इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास बताएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।